हिंदुस्तान के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। पीवी सिंधु ने चीन की अपनी हरीफ हे बिंग जियाओ को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। टोक्यो ओलंपिक में ये हिंदुस्तान का तीसरा मेडल है। पीवी सिंधु को मैच जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ 52 मिनट में ही ये मुकाबला जीत लिया। पीवी सिंधु की तारीखी जीत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत दीगर ने मुबारकबाद पेश की है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई। मैंने बोला था उसको, बेटा कल हो गया, हार गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज तू जीत जाएगी, मेहनत करके खेल, क्योंकि मेडल ही है। और अगर तू जीतेगी तो ये रिकॉर्ड होगा बेटा, क्योंकि एक इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल्स, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज भी आया आपको, तो कोई लड़की को अभी तक नहीं आया है। तो किसी हालत में आप जीत के आना करके हमने बताया था उसको। एंड यू प्लीज़ टेक दिस एज यू आर गिविंग ए गिफ्ट टू योर डैड, ये भी मैंने बोला था आज सुबह में। तो मेरा बेटी ने मुझे खुश कर दिया है। कल थोड़ा अपसेट था उन्हें, जी वो अच्छा नहीं खेल पाए बोल के, बट yesterday also she played very well. We told her अच्छा कुछ नहीं है, कल रिलैक्स करो, अच्छा खेलो, मेडल डेफिनेटली आता, you have to play well, we told her. तलाक सलासा कानून को बने हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बीजेपी इसको यौम हुकूक मुस्लिम खवातीन के तौर पर मना रही है, लेकिन आज भी 3 तलाक के मुद्दे पर सियासी जंग शुरू हो जाती है। मरकजी वजारत अक़लियत उमूर ने 3 तलाक कानून के 2 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजियों और तनाज़ा शुरू हो गया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए अपनी रिहाइशगाह पर मुस्लिम खवातीन को बुलाया गया और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के 2 साल मुकम्मल होने की खुशी मनाई गई। प्रोग्राम में मरकजी वजीर खवातीन व अतफाल बहबूद स्मृति ईरानी और मरकजी वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी हुकूमत को मुस्लिम खवातीन का खैर ख्वाह बताया। नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत का फैसला मुस्लिम वोट का मुसव्विदा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि कानून बनने के बाद मुल्क भर में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों के विकास के लिए है। 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है। उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। मरकजी वजीर खवातीन व अतफाल बहबूद स्मृति ईरानी और मरकजी वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून को समाज के गलत रस्म और रिवाज के खिलाफ बड़ी तब्दीली करार दिया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। कभी किसी ने जीवन में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे कारीगरों के हुनर को देश भर में, विश्व भर में इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करेगा। किसी भी समाज में वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है जहां महिला असुरक्षित। 3 तलाक कानून को समाप्त करने के लिए सरकार ने कुरीति को समाप्त किया। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम हुकूक मुस्लिम खवातीन मनाने को मोदी हुकूमत का ढोंग बताया। ओवैसी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए नकवी ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शाह बानो फैसले को हुकूमत से तब्दील करवाया था, वही लोग बेचैन हो रहे हैं। ये कानून बनाकर
एक धोखा दिया है। ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी। जो लोग इस क्रिमिनल कुरीतियों कुप्रथा के संरक्षक और समर्थक रहे हैं, जो नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस कुरीतियों कुप्रथा के चंगुल से बाहर निकले, वो आज भी इस मुद्दे पर कहीं न कहीं बेचैन हैं, कहीं न कहीं इस तरह के बेसर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। तलाक़ सलासा के खिलाफ कानून बने हुए हालांकि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आज भी तनाज़ा बरकरार है। 30 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था। 1 अगस्त को सदर जमहूरिया हिंद ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए थे। इस बात में कोई शक नहीं, जब से कानून बना है ट्रिपल तलाक के मामले काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम तंजीमें इस कानून से खुश नहीं हैं। यही वजह है इस पूरे मामले पर सियासत होती रही है और आगे भी होती रहेगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के कानून को मुस्लिम खवातीन के लिए नुकसानदेह बताया है। बोर्ड ने कहा कि इस कानून ने मुसलमान औरतों की मुश्किलात में इजाफा किया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर जफर सरेशवाला की जानिब से आज जयपुर में फाइनेंशियल लिटरेसी पर तालीम व तरबियत प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जफर सरेशवाला तवील अरसे से तालीमी मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जफर सरेशवाला का मानना है कि मुल्क की तरक्की के लिए स्टॉक मार्केट में हिस्सेदारी की बेहद ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता नौजवानों और ख़वातीन में अभी इससे काफ़ी दूरी है। सरेशवाला का कहना है कि मुसलमानों के मसाइल को उठाने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए। जफर सरेशवाला से बात की हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। सरेशवाला उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम किया, बच्चों को पूरी तरह से ये तरबियत देने की तैयारी है कि कैसे अपने आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार रहें, कैसे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पाएँ। सब बहुत सी कुछ चीज़ें आपने बताई। आज कैसा प्रोग्राम रहा, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? देखिए, हमने एक तो ये बताया कि भाई कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स क्या है और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। भाई गोल्ड है, आप घर में रखते हो, लेकिन अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया तो वो गोल्ड तो है घर में, लेकिन साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा कैपिटल मार्केट के ज़रिए पैसा कैसे रेज़ किया जा सकता है, उस पर एक प्रेजेंटेशन हुआ। बैंक वालों ने ये बताया कि भाई बैंकिंग क्या है, बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करोगे, बैंक से क्या ले सकते हो आप, ये EMI क्या होता है, आपके पास कितना है तो फिर कितना लेना चाहिए, आपका कैश फ्लो कैसा हो, ये सारी बातें आई। जो लॉ के जो बहुत ही सीनियर लॉयर थी, उन्होंने बेसिकली लॉ और जुडिशरी क्या होता है, वो फील्ड में क्या क्या है, उस पर बताया। और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना, क्या करना, कहाँ कहाँ करना, ख़बरों को कैसे जांचना कि ये ख़बर कितनी सच्ची है, गलत है। तो ये कुल मिलाकर ये वो चीज़ें थी जो हमारे नौजवानों के सामने, जो ऑर्डिनरी नौजवान हैं, उनके सामने नहीं थी। और जो सवाल जवाब भी हुए, इसलिए कि हमने सारे सेशन क्वेश्चन आंसर के साथ रखे थे। तो जिस किस्म के सवाल पूछे गए, तो उससे मुझे लगा कि लोगों के अंदर बड़ी तड़प है इल्म हासिल करने की। तो मुझे बहुत खुशी है। और फिर हम लोगों ने एक और चीज़ भी की है कि जो भाई यहाँ आपके 12वीं का भी रिज़ल्ट आया, तो जो बच्चे 90% प्लस लेके आए, तो भाई एक हिम्मत अफजाई के लिए हमने उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह, और हमने ये कहा है कि भाई इनका जांचें आगे, इनको कहाँ जाना है, कौन से प्रोफेशन या कौन सी फील्ड में जाएंगे, उनको कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कई शहरों में आप करेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, हम नेक्स्ट केरला बाकी रह गया था, वहाँ करने वाले हैं। अभी कश्मीर में तो किया था, लेकिन कश्मीर से और एक जगह से आया है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो देखिए हमारा जो अंडर प्रिविलेज नौजवान है, उसकी ये बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है।
उसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है ज़फ़र सरेशवाला, काफ़ी तादाद में आज ऑडिटोरियम में लोग रहे और जो तालीम और तरबियत प्रोग्राम है उसमें शरीक हुए। बाकायदा जो नौजवान थे, युवा थे, उन्होंने फाइनेंशियल जो एक तरह से देखा जाए चीज़ों को समझा कि बैंकिंग क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है और दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। कुछ युवा जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको सम्मानित भी किया गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सीमांचल को बिहार हुकूमत पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हर साल सैलाब और नदियों के कटाव से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में कभी भी मुस्बत कोशिश नहीं की गई है। यह कहना है एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार से इस मसले को हल कराने की बार बार अपील की गई है, लेकिन सीमांचल के मामले में हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा पहल नहीं की जाती है। हम लोगों का मुतालबा यही है कि आप गंगा और जमुना के किनारे को बांधकर शहर बसा सकते हो, तो हमारी इन छोटी नदियों के किनारे में हमारी आबादी की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते हो। एक ही मामला है कि तटबंध बांधिए और हमारी बस्तियों को बचाइए। हम टैक्स देते हैं, हमको आप पुल भी नहीं देते। हम टैक्स देते हैं, आप फ्री में हमको कश्ती में उतारते भी नहीं हैं। कश्ती में चढ़ने का जुर्माना हमसे लेते हैं। डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता है, एम्बुलेंस हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता है। हमारे बच्चे पेट में मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं दर्जे से, बीमार न जाने कितने मर गए। हमको इलाज की भी फैसिलिटी नहीं है। उसकी बड़ी वजह सैलाब की तबाही है। हर साल सैलाब की तबाही के नतीजे में हमारा किसान मजदूर हो रहा है। जितनी ज़मीन उसके पास है उससे कम ज़मीन वाले के पास पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि अभी कटाव हो रहा है वहाँ पर। अभी कुछ जगहों पर हम लोगों ने गुजारिश की थी वज़ीर आला मोहतरम से, तो कुछ जगहों पर अभी कटाव का काम हो रहा है, लेकिन तसफ़ी बख्श काम नहीं हो रहा है। इसमें मैं तो हुकूमत से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स हैं एक दो, वहाँ पर जो लोगों का काम नहीं करना चाहते हैं। पिछले बार कई जगह नदियाँ, बड़ी तेज धारा की नदियाँ कटकर दूसरी नदी में शामिल हो गई और इन जिम्मेदार अफसरों ने उसकी सही से खबर नहीं ली। नतीजा ये हुआ है कि जो लाखों में जो काम हो जाता अब करोड़ों में काम नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में जिका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पूना के बेलसारी गांव के रहने वाली एक 50 साल खातून जिका वायरस से मुतासर पाई गई। एनआईवी ने खातून की तिब्बी जांच के बाद इसे जिका वायरस से मुतासर करार दिया। इस बात की जानकारी रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दी। वो एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने बताया कि तिब्बी माहिरीन इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये वायरस मच्छर के काटने से पैदा होता है, लेकिन साथ ही राजेश टोपे ने कहा कि इस मामले में आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। का रुग्ण निश्चित प्रकारे पुरंदर तालुक्यामध्ये एक रुग्ण आढळलेला आहे। जिका रुग्णाच्या संदर्भात मी एवढंच सांगेल की हा जो रुग्ण आहे हा एडिस नावाचा जो मॉस्किटो असतो, डास असतो, त्यापासून याची संक्रमण होतं आणि तो रुग्ण एक महिला आहे, 50 वर्षाच्या महिला आहेत आणि त्याच्याबाबत एनआयव्हीनी खूप डिटेल तपासणी केल्यानंतर तो व्हायरस हा झिकाचाच आहे हे त्या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे। परंतु झिकाच्या बाबतीतले जे लक्षणं असतात ते लक्षणं म्हणजे ताप येणे, अंग दुखणे, डोळे लाल होणे, अशा स्वरूपाचे काही लक्षणं असतात आणि फार काळजी करण्याचा नक्कीच विषय नाही, कारण त्याच्यामध्ये मॉर्टॅलिटी तेवढीशी मोठ्या पद्धतीनं नक्कीच नाही आहे। मायानाज़ अदीब व नावल निगार मुंशी प्रेमचंद की बरसी की मुनासबत से औरंगाबाद शहर में एक अदबी नशस्त हुई। इस अदबी नशस्त में नौजवान अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए। अंजुमन अहल कलम के बैनर के तहत हुई एक नशस्त में नौजवानों ने जदीद तकाज़ों और माशरे में इसके असरात पर अदबी अंदाज में रोशनी डाली। इस मौके पर मारूफ अदीब व अफसाना निगार अजीम राही और खालिद अहमद ने नौजवानों की इस्लाह की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। वाज़ेह है औरंगाबाद शहर में अंजुमन अहल कलम का मकसद नौजवानों में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाना है, जिसके मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अंजुमन अहल कलम के उन्वान से ये बड़ी कोशिश कर रही थी और उस दौर में जहाँ पर हमारा दौर तो किताबों का दौर था, लोग किताबें पढ़ते थे। आज के दौर में टीवी मीडिया, इंटरनेट मीडिया, सारे सोशल मीडिया वगैरह में के मौके पर किताबें लोगों से दूर हो चुकी है। अब लोग किताब भी इमेज में पढ़ते हैं, PDF में पढ़ते हैं
तो इस इतने बुरे दौर में भी ये बच्चे जो है अफसाना निगारी कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, ये बड़ा बहुत अच्छा कदम है। और मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद के जैसे अफसाने जो सोज़े वतन के साथ साथ जो उन्होंने ईदगाह लिखे, हाजी अकबर लिखे, नमक का दारोगा लिखे, और उनका नावल जो है गौदान और उसमें का बाज़ार और इस तरह के कई नावल हैं, अफसाने हैं उनके। ये नई नस्लों को मैं चाहूँगा कि वो उसका मुताला करें, पढ़ें। बेंगलुरु में मुकीम बनारस के शायरों ने तारीखी किताब इस्लाम नामा को दोबारा मंजर आम पर लाया है। जी हाँ, शहर के आमरी फंक्शन हॉल में मुनक्कदा तकरीब में उस्ताद-उश-शुअरा मुस्लिम अल-हरीरी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी किताब इस्लाम नामा के दूसरे एडिशन का इजरा अमल में आया। मुंबई के मारूफ नक्काद, मुहक्किक और शायर शमीम तारिक ने इस किताब का इजरा किया। बेंगलुरु के बुजुर्ग शायर डॉक्टर राही फिदाई की सदारत में ये ख़ास तकरीब मुनक्किद हुई। इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अहम वाक़यात और अहादीस को मंजूम तौर पर पेश किया गया है। जनाब मुस्लिमुल हरीरी का ताल्लुक़ बनारस से था और बनारस के असातिज़ा की या शोराए कराम की जो भी फहरिस्त बनेगी, मुख्तसर से मुख्तसर फहरिस्त भी बनेगी, तो उसमें मुस्लिमुल हरीरी का नाम पहले नंबर पर होगा। इतने बुज़ुर्ग शायर थे। अब इनका ये इस्लामनामा पहली मरतबा शाया हुआ था गालिबन 1963 में। मेरी 7-8 साल या 9 साल की उम्र रही होगी। उस वक्त मैंने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था। अभी गुफरान अमजद साहब ने जब उसका मुसविदा मुझे भेजा और मुझे देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सही है कि ये बुज़ुर्ग शायर, उस्ताद शायर मुस्लिमुल हरीरी जो हैं बनारस के हैं, लेकिन उनके शागिर्द चूँकि यहाँ भी हैं, उन्होंने उस उस्ताद का हक़ अदा करते हुए जे अपनी सआदत समझकर उन्होंने उनकी किताब का दूसरा एडिशन शाया किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज असातिज़ा की कदर करना और उनके लिए कुछ कर दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मिटती जा रही है। उस्ताद शागिर्द का की रस्म जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हमको असल में उसको ज़िंदा करें तो बेहतर हो रहेगा मशवरा करने के लिए। मुस्लिमुल हरीरी साहब बनारस के उस्ताद शायर में शुमार, जैसे कि आप देख रहे हैं। उनके वालिद मुंशी अब्दुल गनी साहब थे, तो उन्हीं के ये शागिर्द थे। और मुंशी अब्दुल गनी साहब फ़ायज़ बनारसी के शागिर्द थे और फ़ायज़ बनारसी मुस्तफ़ी लखनवी के शागिर्द थे। तो ये सिलसिला चूँकि उनका मुस्तफ़ी लखनवी से मिलता है। और ये किताब इस्लाम नामा आज से 57 साल पहले इसकी अशात हुई थी। पहला एडिशन इसका आया था और हाथों हाथ बिक गया और कहीं भी अब दस्तयाब नहीं है। कर्नाटक के रायचूर में एम्स होराटा समिति ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की जानिब से हुबली में एम्स कायम करने की सिफारिश करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। होराटा समिति के कन्वीनर बसवराज कलसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायचूर जिले के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है और अब एम्स के क़याम में रुकावटें डालकर बाज़ लीडर साजिश रच रहे हैं। बसवराज कलसा ने रायचूर ज़िले में एम्स के क़याम के लिए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब रवाना की ज़िले के अवाम से नुमाइंदों से मांग की है। Our Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Basuraj Bommai, he visited and given one memorandum to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and he demanded to establishment of All India Institute of Medical Science for Hubli Dharwad, and at the same time, for to just little bit satisfaction to our Raichur district, he quoted likely AIIMS hospital should be established in Raichur. कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के नए वजीर आला क्या अक़लियतों के मसाइल के जानब तवज्जो देंगे? इस सवाल पर रियासत में मिले जुले रद्दमल का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान ने कहा कि नए वजीर आला ने हलफ लेने के बाद दलितों और दीगर तबकों का नाम लिया, लेकिन अक़लियतों का नाम तक नहीं लिया। दूसरी जानिब कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सीनियर लीडर रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले कहते हैं कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई एक सेकुलर लीडर हैं, अक़लियतों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। मुसलमान का नाम
वो आदमी बहुत दुखद है। एसटी का नाम लिया, इनके हिंदू वर्ग का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया। नया चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, अभी बन गया। अभी भी शायद मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि आने वाले दिन में किसी एक मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव की तरह लेकर के शायद मंत्रिमंडल में लेंगे, या नहीं भी तो वक्त और समय कम है, कोई अच्छे मिनिस्टर को उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर बनाएंगे, ये उम्मीद रखता हूं। और जनाब बसवराज बोम्मई साहब एक सेकुलर पर्सन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी के पूरे डिपार्टमेंट को, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो या हज हो या वक्फ हो, उसको बहुत ठीक ढंग से उन्होंने निभाने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद के इलाके महमूद नगर हसन नगर में वाक़ मदरसा हबीबिया इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन में जलसे अज़मत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह मुबशर पाशा कादरी, बानी जामिया कमरुल हुदा, हाफिज़ सैयद शाह तक़ियुल्लाह बुखारी, सदर मदरसा हबीबिया इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा जामिया निज़ामिया के रुकन सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह बुखारी ने जलसे से खिताब करते हुए अज़मत उस्मान गनी पर तफसीली रोशनी डाली। को ये पैगाम दिया गया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया कि जन्नत में हर नबी के लिए एक रफ़ीक है और जन्नत में मेरे रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बे करीम क़यामत के दिन ये आपकी शान ज़ाहिर फरमाएगा। आपकी शफ़ाअत से 70,000 ऐसे अफराद जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। विजयवाड़ा के उलमा काउंसिल दफ्तर में रियासत भर के उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान हुकूमत की जानिब से लाई गई नई तालीमी पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती उलमा काउंसिल के सदर मुफ्ती फारूक ने कहा कि मदारिस में जदीद तालीम दी जा रही है, मगर हुकूमत की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास के दौरान कोरोना से मदारिस को हुए नुकसान पर भी तबादला ख्याल किया गया। फिलवक्त आंध्र प्रदेश में मदारिस के हॉस्टल्स बंद पड़े हैं। इलाके के मकातिब के सिलसिले में, मदारिस के सिलसिले में और स्टेट के जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल कंडीशंस, उस सिलसिले में बात हुई। उलमा इकराम से मशवरा हुआ। स्टेट का जो भी कंडीशन है वो ऑब्ज़र्व किया गया। तो उस सिलसिले में पूरे स्टेट के हर ज़िले के उलमा इकराम की राय आई। दोपहर में भी एक मीटिंग रही, असर बाद भी एक वर्किंग कमेटी मीटिंग रही, अब जनरल बॉडी रही है। तो इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स के और मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स के और मुस्लिम पॉलिटिशियंस के जो भी प्रॉब्लम्स रहें या जो दिक्कतें हैं उस सिलसिले में बात। मदारिस के लिए कोरोना एक दिक्कत है, तो उसमें हॉस्टल के इदारे अभी फ़िलहाल बंद है। गवर्नमेंट अभी उसकी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन ऐसा क़ानूनी तौर पे आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया वगैरह में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन सेंट्रल में कुछ दिक्कतें आ रही है मॉडर्न एजुकेशन को लेकर। लेकिन इस कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी योगी हुकूमत को क्लीन चिट दे रही है। पीएल पुनिया ने कहा कि तरक्की याफ्ता रियासत का क्या पैमाना है वो तो बीजेपी ही जाने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जंगल राज जैसी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया मेरे साथ हैं। सर, अमित शाह लखनऊ में हैं और वो वहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकसित राज्य हो चुका है अब और अपराध मुक्त है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नेता वहाँ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दे के, सर्टिफिकेट दे के चले आते हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, A1 प्रदेश बन गया है, विकसित प्रदेश बन गया है, नई भाषा है। विकसित प्रदेशों में किन मानकों के आधार पर वो विकसित प्रदेश मानते हैं, अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, दलितों के साथ, दलितों को घुड़चढ़ी पे बारात लेके नहीं जाने पे इजाज़त है, मारपीट होती है, गोली चलती हैं, पुलिस प्रशासन लाचार है क्योंकि जो गुंडे बदमाश तो भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह भी जुड़े हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, जंगल राज पूरी तरह से है। अभी प्रदेश की प्रशंसा
कर रहे हैं अमित शाह जी अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।